दोस्तों, एक महिला एसडीएम एक जमीन की नापतोल करने के लिए एक जगह जाती है। दरअसल जिस जमीन की नापतोल करने के लिए वह जा रही थी वह जमीन विवादित हो चुकी थी और इसी वजह से मालिक ने नापतोल करने के लिए उनको बुलाया था। वह अपनी जमीन पर नींव रखना चाहता था, लेकिन पड़ोस के जो जमीन वाले होते हैं वो उसे वहां पर नींव रखने से मना कर रहे थे। इसके बाद महिला एसडीएम वहां पर जाती है और वहां जाकर नापतोल करने लगती है। वहां पर उस जमीन का मालिक भी था, साथ में ठेकेदार भी था और कुछ मजदूर जो वहां पर काम करने के लिए आए थे वो भी वहीं पर थे। अब जो एसडीएम साहिबा होती है वो जमीन को नापतोल जब कर रही थी तभी अचानक से उसकी नजर एक मजदूर पर पड़ती है। अब जैसे ही वो उस मजदूर को देखती है तो थोड़ी देर तक हैरान हो जाती है और उसके बारे में बहुत कुछ सोचने लगती है। इधर जो मजदूर होता है वह भी एसडीएम मैडम को देखता है, तो देखने के बाद वह भी भौचक्का सा खड़ा रह जाता है। लेकिन वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, तो उन लोगों के सामने वो लोग एक दूसरे से कुछ भी नहीं कह पाते। कौन था वह मजदूर और क्या कनेक्शन था उसका? एसडीएम साहिबा से पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, उत्तराखंड के हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है सागर। सागर अपने माता पिता की इकलौती संतान है और सागर के पास ढेर सारी पुश्तैनी जमीन है, तो उस पर अच्छी खासी खेती बाड़ी हुआ करती है और उसी से उनका गुजारा अच्छी तरह से हो जाता है। सागर ने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की है, केवल इतनी की है कि वह अपना हिसाब किताब लगा सके और उसके बाद वो आराम से अपनी खेती बाड़ी को संभाल रहा है। सागर जैसे ही शादी के योग्य होता है तो उसके माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं और इधर उधर उसके लिए लड़की ढूंढने लगते हैं। ढूंढने से उन्हें एक लड़की मिल जाती है जिसका नाम होता है राधा। राधा जो कि पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार थी और फिलहाल ग्रेजुएशन कर रही थी। अब जैसे ही सागर राधा को देखता है तो पहली ही नजर में राधा को पसंद कर लेता है और शादी के लिए हामी भर लेता है। लेकिन जो राधा होती है उसकी एक शर्त होती है और वह शर्त सागर के घर वालों को बता देती है। उसने कहा था कि मुझे पढ़ाई लिखाई करनी है और पढ़ाई लिखाई करके एक सरकारी नौकर बनना है। लेकिन जो सागर की मां होती है वह राधा की शर्त को मानने से मना कर देती है। फिर जो सागर होता है वो अपनी मां से रिक्वेस्ट करने लगता, कहता है कि मां, वो लड़की बहुत ही सुंदर है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूं। तो मजबूरन बेटे की जिद के आगे मां को घुटने टेकने पड़ते हैं और वह भी उस शादी के लिए तैयार हो जाती है। अब मां जब इस शादी के लिए तैयार हो जाती है तो दोनों परिवार वाले मिलकर एक निश्चित मुहूर्त निकालते हैं और उस निश्चित मुहूर्त पर सागर और राधा की शादी करा देते हैं। शादी होने के बाद जो राधा होती है सागर के घर में आती है और अच्छी तरह से घर को संभालने लगती है। वह अच्छी तरह से सास ससुर से बात किया करती है, अपने पति का ख्याल रखा करती, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। इसके बाद राधा अपने ससुराल से भी अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी करती है और वहां से पढ़ने के लिए कॉलेज में जाने लगती है, जबकि सागर को राधा के पढ़ने से कोई भी दिक्कत नहीं थी। वह तो चाहता था कि मेरी पत्नी पढ़ लिखकर एक सरकारी अधिकारी बन जाए ताकि हमारा जीवन और भी ज्यादा बेहतर हो सके। उन दोनों के बीच में बड़ा ही प्यार होता है। सागर राधा की हर छोटी मोटी इच्छा को पूरा कर दिया करता। इधर जो राधा है वह भी सागर से प्यार किया करती है, लेकिन जो राधा की सास है वह धीरे धीरे अपनी बहू के कामों में कमियां निकलने लगती है और बात बात पर उसे ताना मारने लगती है। यह बात राधा को बुरी लगा करती है और जब इसके बारे में वह अपने माता पिता को बताती है तो वह लोग उसे समझा देते हैं। कहते हैं कि बेटी, नई नई शादी हुई है तो अभी तो ऐसा हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम कैसी भी चिंता मत करो। ऐसा कहकर राधा के घर वाले राधा को समझा देते हैं और इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे राधा की सास का टॉर्चर और भी ज्यादा बढ़ जाता है और अब तो वह राधा के बाहर जाने पर भी उंगली उठाने लगती है। सागर को भी राधा के खिलाफ उल्टा सीधा भड़काया करती और कहा करती कि बेटा, ये बाहर पढ़ने के लिए जाती है तो इसे बाहर की हवा लग गई है, यह हम लोगों को कुछ समझती नहीं है और ना ही हमारा आदर करती है। जबकि जो राधा है वो अच्छी तरह से अपने सास ससुर का आदर किया करती और अपने पति का कहा माना करती है। जब सागर के थ्रू यह बातें राधा को पता चलती है तो उसे बड़ा ही बुरा लगता है और एक दिन वह अपनी सास से कहने लगती है, कहती है कि सासू मां, ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है जो आप करती हो, आप हम दोनों के बीच में दरार क्यों पैदा कर रही हो। लेकिन तभी जो राधा की सास होती है वह उससे उल्टा लड़ाई करने लगती है और उसे जोर जोर से धमकाने लगती है। अब जैसे ही घर के अंदर कलह का माहौल होता है तो वहां पर सागर भी आ जाता है और सागर आने के बाद
पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। अब अपनी पत्नी की ओर ले तो वह अपनी मां का बुरा हो जाएगा, अगर मां की ओर ले तो अपनी पत्नी का बुरा हो जाएगा। इसी वजह से वह चुपचाप एक कोने में खड़ा हो जाता है। लेकिन जब सागर की पत्नी राधा बार बार अपनी सास को बुरा भला कह रही थी, तो उसी समय सागर की मां सागर से कहने लगती है कि तू तो अपनी जोरू का गुलाम हो गया है ना, इसी वजह से तेरी पत्नी मुझे ऐसा कह रही है, मैं ही इस घर को छोड़कर चली जाती हूं। अब यह सब कुछ सोचकर सागर खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद अपनी पत्नी को 2 थप्पड़ लगा देता है। जैसे उसने अपनी पत्नी राधा को 2 थप्पड़ लगाए थे, तो राधा को फिलहाल सागर बहुत ही बुरा लगता है और वह सोचने लगती है कि बिल्कुल भी नहीं देख रहे कि किसकी गलती है और किसकी नहीं, और ये मुझ पर हाथ क्यों उठा रहे हैं। इसी वजह से जो राधा होती है गुस्से गुस्से में अपने पिता के पास फोन कर देती है और उन्हें यहां पर बुला लेती है अपने साथ ले जाने के लिए। इसके बाद राधा के पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राधा एक नहीं सुनती और अपने पिता के साथ यहां से रूठकर मायके चली जाती है। राधा का पिता सोचता है कि कोई बात नहीं, थोड़े बहुत दिन में सब कुछ शांत हो जाएगा और उसके बाद ये दोबारा से चली जाएगी। लेकिन जो राधा थी वह बिल्कुल भी अब सागर के पास नहीं जाना चाहती थी और ना ही वह उससे बात करना चाहती है। सागर के कई फोन उसके पास आते हैं, लेकिन राधा सागर का फोन नहीं उठाती है। इसके बाद एक दिन सागर राधा को मनाने के लिए उसके मायके में आता है, लेकिन राधा उसे यह कहकर मना कर देती है कि या तो तुम मेरे साथ रहोगे या फिर अपनी मां के साथ। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो बेशक से मैं तुम्हारे साथ चल दूंगी, लेकिन उस घर में अगर तुम्हारी मां भी रहेगी तो वहां पर मैं बिल्कुल से नहीं रहूंगी। अब यह बात सागर को बुरी लगती है, तो वह पहले तो अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब पत्नी नहीं मानती तो उसे कह देता है कि ठीक है राधा, अगर ऐसी बात है तो तुम आराम से यहां पर रहो, मैं तुम्हें कभी भी लेने के लिए नहीं आऊंगा। ऐसा कहकर सागर वहां से चला जाता है और अपने परिवार के साथ रहने लगता है। अब जब राधा देखती है कि उसका पति उसे लेने के लिए नहीं आ रहा है, तो उसके बाद वो कोर्ट में तलाक का केस दर्ज करा देती है और दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद सागर अपने घर रहता है, राधा अपने घर रहती है और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। अब जो सागर है वो मन ही मन इस बात के बारे में सोचा करता कि उसका कितना अच्छा परिवार था, लेकिन छोटी छोटी बातों की वजह से उसका परिवार तहस नहस हो गया और वो अकेला हो गया है। इसी वजह से जो सागर होता है अब वह धीरे धीरे शराब पीने लगता है और शराब का एक बहुत बड़ा आदी बन जाता है। अब जब माता पिता देखते हैं कि बेटा शराब पीने लगा है, उसकी पत्नी से उसका तलाक हो गया है, तो उन लोगों को ये बात बड़ी बुरी लगती है। लेकिन वो कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि बेटा पूरी तरह से शराबी बन चुका है। कई बार वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सागर होता है वो ज्यादातर शराब के नशे में रहा करता है, क्योंकि अब भी बार बार उसे राधा की याद आया करती और वह उसी के बारे में सोचा करता। इधर जो राधा होती है उसे भी बाद में ये पश्चाताप होता है कि उसने अपने पति के साथ गलत किया है, लेकिन फिर वो सोचती है कि अब जो हो गया सो हो गया, अब मैं इसको बदल भी कैसे सकती हूं। इसी बात को सोचकर राधा अपनी पढ़ाई लिखाई को करती रहती है और धीरे धीरे पढ़ लिख कर एक एसडीएम बन जाती है। अब जैसे ही वह एसडीएम बनती है तो उसके बाद एक जगह पर जाकर अपना कार्यभार संभालने लगती है और मेहनत करने लगती है। राधा के पिता उसे दूसरी शादी के लिए कहने लगते हैं, लेकिन वह मना कर देती है। कहती है कि नहीं बाबूजी, शादी एक बार होती है और एक बार शादी मेरी हो चुकी है, इसके बाद मैं दूसरी शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। यह बात सुनकर उसके पिता उससे कहने लगते हैं कि बेटी बहुत लंबी जिंदगी है, इस तरह से कैसे व्यतीत होगी। लेकिन राधा कह देती है कि बाबूजी कोई बात नहीं, जैसे भी होगी वैसे हो जाएगी, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इधर जो सागर होता है उसके कुछ दिनों बाद उसके माता पिता चिंता कर करके काफी ज्यादा बीमार रहने लगते हैं, लेकिन सागर को शराब पीने के अलावा कोई भी काम दिखाई नहीं देता है और वह दिन रात शराब के नशे में चूर रहा करता ताकि वह अपनी पत्नी की यादों को अपने दिल से निकाल सके। बीमारी के कारण उसके माता पिता कुछ दिनों बाद बीमार होकर इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जो सागर होता है वह भी शराब पिया करता और शराब के नशे में धुत रहा करता। धीरे धीरे करके जो सागर होता है उसकी शराब की लत इतनी बढ़ जाती है कि उसके बाद वह धीरे धीरे करके अपनी प्रॉपर्टी को बेचने लगता है और लास्ट के टाइम में तो वह अपने घर को भी बेच देता है शराब पीने के लिए। अब जब सागर एक दिन शराब के नशे में धुत होकर एक रोड के किनारे पड़ा हुआ था, तो वहां पर एक व्यक्ति निकलता है और व्यक्ति निकलने के बाद उसे खूब खरी खोटी सुनाने लगता है। कहता है कि लानत है तेरे पर,
तेरे पास सब कुछ था, लेकिन तूने अपनी जिंदगी को खामखां ही बर्बाद कर लिया। क्योंकि वह व्यक्ति सागर के ही गांव का था और वह उसे अच्छी तरह से जानता था कि उसके पास अच्छा खासा जुगाड़ था, लेकिन फिर भी वह इस तरह से सड़कों पर पड़ा हुआ है शराब पीकर। इधर वह व्यक्ति, उसके पास कोई भी जमीन जायदाद नहीं थी, लेकिन उसने पढ़ाई लिखाई की और पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक ऑफिस के अंदर वह सरकारी क्लर्क बन जाता है और अच्छे से अपने जीवन को जीने लगता है। अब सागर, जिसका नशा थोड़ा सा कम हो गया था, वह इस बात के बारे में गहन सोच विचार करने लगता है। सोच सोचकर उसे याद आता है कि जो कुछ भी वह कर रहा है वह बिल्कुल ही गलत है और उसके माता पिता उसकी वजह से इस दुनिया को जल्दी छोड़कर चले गए हैं। इसके बाद सागर शराब न पीने का फैसला करता है और वहां से पास ही के शहर में जाकर बस जाता है। वहां पर एक किराए का कमरा लेता है और सुबह सुबह मेहनत मजदूरी करने के लिए लेबर चौक पर खड़ा हो जाया करता और वहां से मजदूरी करने के लिए चला जाया करता। तभी लेबर चौक पर काम करते हुए उसकी मुलाकात एक विक्रम नाम के ठेकेदार से होती है, जो बड़ा ही अच्छा और सज्जन व्यक्ति था। और जब सागर को मेहनत करते हुए देखता है तो उसे परमानेंट अपने पास रख लेता है। इसी तरह से काम चलता रहता है और सब कुछ ठीक ठीक होने लगता है। धीरे धीरे सागर ने कुछ पैसे भी जोड़ लिए थे और घर के अंदर सुख सुविधाओं के सामान की खोज भी कर ली थी। जिस कमरे के अंदर वो रहा करता था, उसके अंदर उसने फ्रिज, टीवी, पंखा, कूलर, हर चीज का सुविधा कर ली थी और अच्छी तरह से जिंदगी को जिया करता। दिन के समय में मेहनत किया करता और शाम के समय में अपने उसे किराए के कमरे के अंदर आराम किया करता। कभी कभी उसे अपनी पत्नी राधा की याद आती है, लेकिन वो करें भी तो क्या करें, क्योंकि अब फिलहाल उसके पास कुछ भी नहीं है और उसकी पत्नी से उसका तलाक हो चुका है। वह अपने पुराने दिनों को याद किया करता, जब वह राजाओं की तरह रहा करता और उनके खेतों में और मजदूर काम किया करते थे। राधा से तलाक हुए उसे 6 साल हो जाते हैं और 6 साल बाद सागर की जिंदगी दोबारा से पटरी पर आने लगती है। और तभी एक दिन उसका ठेकेदार उसके पास फोन करता है और उसे काम पर बुलाता है। जिस जमीन के काम पर उसने उसे बुलाया था, वह जमीन विवादित थी और पड़ोस के व्यक्ति उस जमीन पर काम करने से ठेकेदार को मना कर देते हैं। इसके बाद जो ठेकेदार विक्रम होता है, वह वहां के मालिक के पास फोन करता है और मालिक को मौके पर बुला लेता है। मालिक वहां पर आता है और आने के बाद उस पड़ोस वाले व्यक्ति से बात करने लगता है। तो वह कहता है कि भाई साहब, जहां तक आपकी जमीन है वहां तक ले लो, लेकिन आप जो अपने मकान की नींव रख रहे हो वह हमारी जमीन में है और ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं होने दे सकते। अगर आप ज्यादा फोर्सफुली काम करोगे तो हम लोग पुलिस को बुला लेंगे। इस बात को सुनकर मालिक थोड़ा सा डर जाता है और उससे कहने लगता है कि भाई साहब, जहां पर मैं नींव रख रहा हूं वहीं पर मेरी जमीन है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं यहां पर एसडीएम साहब को बुला लेता हूं और वही इस जमीन का आकर फैसला कर देंगे। तो जो पड़ोस का व्यक्ति होता है वह इस बात के लिए एग्री हो जाता है और कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हमारी जमीन जहां पर पूरी होती है वहां के बाद आप कहीं से भी बिल्डिंग बना लेना, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। तो जो उस जमीन का मालिक होता है वह वहां से ठेकेदार से कह देता है कि अब तुमको कल आना होगा, मैं एसडीएम साहब से बात कर लेता हूं। कल वह आकर इस जमीन की नापतोल कर देंगे और उसके बाद ही काम होगा। इधर जो मालिक होता है वहां के एसडीएम साहब के पास जाने लगता है तो उसे पता चलता है कि यहां की जो एसडीएम है वो एक महिला एसडीएम है। तो वह उससे जाकर अपनी समस्या बताता है। तो जो महिला एसडीएम होती है उसकी समस्या का समाधान करने के लिए कल को बोल देती है और कहती है कि कल मैं आकर तुम्हारी जमीन की नापतोल कर दूंगी और उसके बाद तुम आराम से काम कर सकते हो। इसके बाद जैसे ही दूसरा दिन होता है तो दूसरे दिन सुबह सुबह मालिक उस जमीन पर पहुंच जाता है और ठेकेदार के साथ साथ सागर को भी वहां पर बुला लिया जाता है। सागर आकर वहां पर थोड़ा थोड़ा काम करने लगता है और उसी दौरान एसडीएम साहिबा भी वहीं पर आ जाती है। जैसे सागर एसडीएम साहिबा को देखता है तो एकदम से भौंचक्का सा खड़ा रह जाता है, क्योंकि दोस्तों सामने जो एसडीएम साहिबा थी वह और कोई नहीं, उसकी तलाकशुदा पत्नी राधा थी, जिससे काफी दिनों पहले उसका तलाक हो गया है। सागर राधा को देखकर एकदम से भौंचक्का सा रह गया था और अपने चेहरे को छुपाने लगता है। इधर जो राधा होती है वह जैसे उसे जमीन की नापतोल कर लेती है तो उसकी नजर भी सागर पर पड़ जाती है और उसे देखने के बाद राधा बहुत कुछ सोचने लगती है। उसके दिमाग में चलने लगता है कि इसके पास तो ढेर सारी जमीन जायदाद थी, फिर ऐसा क्या हो गया जो यह यहां पर मजदूरी करने पर मजबूर हो गया है। इन सभी बातों को सोचकर राधा थोड़ी देर तक ऐसे ही उस मजदूर की तरफ देखती रहती है और सागर भी उसकी तरफ देखता रहता है।
जब राधा गौर करती है कि और लोग भी उनकी तरफ गौर दे रहे हैं, तो एकदम से वह अपनी नजर हटाती है, क्योंकि वहां पर ढेर सारे लोग थे, और अपने काम को कंप्लीट करने लगती है। अपना काम कंप्लीट करने के बाद वह उन लोगों को बता देती है कि यहां तक इनकी जमीन है और यहां से आगे आपकी जमीन है। आप आराम से अपना काम कर सकते हो। उसके बाद जो ठेकेदार होता है वह काम को चालू करता है और वहां पर उस जमीन का काम चालू हो जाता है। पूरा दिन भर रोज वहां पर काम करता है और शाम के समय अपने कमरे में लेटा लेटा राधा के बारे में सोचने लगता है। इधर जो एसडीएम साहिबा राधा होती है वह भी सागर के बारे में सोचने लगती है, और ढेर सारे सवाल उसके दिमाग में सागर को लेकर चल रहे हैं कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो वो इस तरह से मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गया। रात भर सोचने के बाद जो राधा होती है वह फैसला करती है कि वह सागर के बारे में जानेगी, और जानने के बाद पता लगाएगी कि सागर के साथ ऐसा क्या हो गया जो मजदूरी करने लगा। दूसरे दिन सुबह सुबह राधा उठती है और उठने के बाद सीधा उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर सागर पहले रहा करता था और जहां से उसका तलाक हो गया था। वहां जाने के बाद जब वह पता करती है तो उसे पता चलता है कि सागर यहां पर नहीं रहा करता है। उसने काफी दिनों पहले अपने घर को बेच दिया है, अपनी जमीन को बेच दिया है, और अब वह शहर के अंदर रहा करता है। एक पड़ोस का ही व्यक्ति राधा को सागर का एड्रेस दे देता है, क्योंकि सागर उसे बताकर गया था कि अगर मेरे घर पर कोई भी आए तो आप उसे मेरा एड्रेस दे देना। उसने सागर का एड्रेस उसे दे दिया था और राधा उस एड्रेस को लेकर सीधा सागर के पास चली जाती है। अब जैसे ही सागर के घर वो पहुंचती है तो देखती है कि उसके उस कमरे पे जिसका एड्रेस उसे गांव से मिला है उस पर ताला लगा हुआ है और सागर फिलहाल यहां पर नहीं है। ये बात देखकर राधा थोड़ी सी परेशान होती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि इस मकान मालिक को जरूर इसका नंबर पता होगा, तो उससे इसका नंबर ले लेती हूं और फोन पर ही उससे बातें कर लूंगी। तो वो मकान मालिक के पास जाती है और मकान मालिक से सागर का नंबर मांगने लगती है। क्योंकि मकान मालिक के पास सागर का नंबर था, तो इसी वजह से जो मकान मालिक होता है वह राधा को सागर का नंबर दे देता है। अब राधा वहां से अपने घर चली जाती है और वहां पर कमरे के अंदर लेटकर यह सोचने लगती है कि मैं सागर से बात करूं या ना करूं। फिर भी वो जैसे तैसे करके हिम्मत करती है और हिम्मत करने के बाद सागर को फोन मिला देती है। सागर, जो कि फिलहाल मजदूरी कर रहा था, जैसे ही वो देखता है कि उसका फोन रिंग कर रहा है तो अपने फोन को उठाकर कान से लगा लेता है। पूछता है कि कौन है, तो सामने से राधा बोलती है, कहती है कि सागर, मैं राधा हूं। अब जैसे ही सागर राधा का नाम सुनता है तो उसको समझ नहीं आ रहा कि वो फिलहाल क्या कहे, और वो बहुत ही ज्यादा हैरान सा खड़ा रह जाता है। वो कुछ बोल नहीं पाता है। इधर से जो राधा है वो बार बार कहने लगती है कि सागर, ये तुम ही हो ना, तुम बात क्यों नहीं कर रहे। लेकिन सागर राधा से कुछ कह नहीं पाता है और इसके बाद वो फोन को काट देता है। अब और जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे वो पूछने लगते हैं कि भाई किसका फोन है, तो वो कह देता है कि कंपनी वालों का है, और ना जाने क्या क्या रिचार्ज प्लान में बता रहे थे। ऐसा कहकर वो फोन को वहीं पर रख देता है और अपने काम धंधे में लग जाता है। राधा जैसे ही ये सब कुछ देखती है तो वो सोचने लगती है कि शायद सागर ने अब तक मुझे माफ नहीं किया है और मेरी वजह से ही उसकी ये हालत हुई होगी, जिस वजह से वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। इसी बात को सोचकर राधा पूरा दिन भर उदास रहती है और अपने काम धंधे में लगी रहती है। लेकिन जैसे ही शाम के 7 बजते हैं तो 7 बजे फिर से राधा का फोन रिंग करता है, और इस बार इधर साइड से सागर का फोन आया था। तो राधा चहकते हुए उस फोन को उठाती है और उठाकर बात करने लगती है। तभी जो सागर है वो कहने लगता है कि राधा, तुमने आज इतने दिनों बाद फोन मुझे कैसे किया है। तभी जो राधा सबसे पहले सागर से माफी मांगने लगती है और कहती है कि सागर, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो कुछ भी हुआ था वो मेरी गलती थी, लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया जो तुमने अपनी सारी जमीन जायदाद को बेच दिया और उसके बाद यहां पर मजदूरी कर रहे हो। तो उसके बाद जो सागर होता है वो कहता है कि देखो, वैसे तो तुम्हें हक नहीं है ये बात जानने का, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी तुमसे प्यार किया करता हूं, तो मैं तुम्हें बता ही देता हूं। तुम्हारे जाने के बाद बार बार मुझे तुम्हारी याद सताया करती थी और उसके बाद मैं शराब पीने लगा। शराब पी पीकर मैंने अपने पूरी प्रॉपर्टी को बर्बाद कर लिया। जब मुझे होश आया तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं रोड किनारे शराब के नशे में पड़ा हुआ था। उसके बाद मैंने दोबारा से फैसला किया कि अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से जीऊंगा, और उसके बाद मैं यहां पर आकर शहर में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं और अच्छी तरह से अपने जीवन को जी रहा हूं। उसी शहर के अंदर राधा रहा करती थी। तो राधा कहती है कि सागर, क्या हम दोनों मिल सकते हैं। तो सागर पहले तो मना करता है,
लेकिन जब राधा बार बार रिक्वेस्ट करती है तो वह भी मिलने के लिए तैयार हो जाता है और राधा उसे एक पार्क के बारे में बता देती है और वहां पर सागर और राधा दोनों मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। मिलने के बाद राधा और सागर एक दूसरे से बातें करते हैं और बातों के दौरान दोनों एक दूसरे के सामने अपने अपने गमों का पिटारा खोल देते हैं और दोनों को पता चल जाता है कि अलग होने के बाद दोनों में से कोई भी सुखी नहीं है। दोनों ही अलग होने की वजह से दुखी है। इधर जो राधा होती है उसने अब तक शादी इसी वजह से नहीं की थी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि सागर के अलावा किसी और को भी अपने पति के रूप में स्वीकार करें। तो राधा सागर से कहने लगती है कि सागर, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा से रह सकते हैं? इस बात को सुनकर सागर हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि राधा, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं एक मजदूर हूं और तुम एक एसडीएम हो। लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में? तो राधा कहती है कि मुझे नहीं पता कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। मुझे तो ये पता है कि मैं तुमसे आज भी प्यार किया करती हूं और मैं तुम्हारे साथ ही अपनी जिंदगी को खुशी से बिता सकती हूं। तो तुम ये बताओ कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं? तो सागर थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद कह देता है कि ठीक है राधा, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो हम लोग दोबारा से शादी कर लेंगे। इसके बाद सागर और राधा की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद राधा सागर को अपने साथ ही रखने लगती है, अपने पास, और वहीं पर हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। इधर जब राधा के माता पिता को ये बात पता चलती है कि राधा ने सागर से दोबारा शादी कर ली है तो वो लोग भी इस बात से बड़ा खुश होते हैं क्योंकि उनको भी पता था कि कहीं ना कहीं उनकी बेटी की ही गलती है। लेकिन आज उनकी बेटी ने अपनी गलती को सुधार लिया है। वो लोग हंसी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ दिनों बाद जो राधा होती है सागर के लिए एक छोटा सा रोजगार चालू करवा देती है और उस रोजगार में सागर दिन रात मेहनत करता है और अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत करता है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं? इस कहानी के बारे में आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले। आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सके और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।